किराड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि हम इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, उसके द्वारा बीएड करवाई जाती है और उस बीएड के एंट्रेंस एग्जाम 2025 से संबंधित हम क्लास लेके आ रहे हैं रोजाना। आप जो हैं, हमारी जो सभी की सभी क्लास हैं, उन क्लासों को अंत तक जरूर देखें, लास्ट तक जरूर देखें और पूरा देखें। क्या पता कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए हमारे द्वारा पढ़ाई गई क्लासों से और वही आपका सिलेक्शन करवा जाए। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि आप जो हैं, हमारा यूट्यूब चैनल जो है किराड क्लासेज के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल जो हैं उसको आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहें। ये दो चीज आप जरूर करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दी हुई होंगी, आप वहां जाके क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। मैं आज बात करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2024 में जो लगा था, आज उसका एनालिसिस करने वाले हैं, उसको आज देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के जनवरी में एग्जाम होने वाला है। दिसंबर का महीना चालू हो गया और फर्स्ट या सेकंड वीक में आपकी विज्ञप्ति आने की संभावना है। उससे संबंधित हमने ऑनलाइन वीडियो कोर्स शुरू किया है। ये ऑनलाइन मिलेगा आपको पूरा के पूरा। 2 तारीख से हमने इस कोर्स को शुरू कर दिया है, 2 दिसंबर से। इस कोर्स की जो प्राइस रखी है वो 599 रुपये रखी है। इस कोर्स की 599 प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, बहुत वाजिब प्राइस हमने रखी है, वाजिब रेट हमने रखी है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। इस कोर्स में एक एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा, विषय विशेषज्ञों द्वारा आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले, यानी वीडियो जो है आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट की प्रत्येक टॉपिक वाइज अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से और अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलने वाली है। आपको ई नोट्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब जो वीडियो जो है, उस वीडियो के अलावा आपको ई नोट्स एंड क्लास पीडीएफ जो हम पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलने वाली है, प्लस वो टेस्ट सीरीज एक क्यूज के रूप में भी आपको मिलेगी। डबल फायदा है, एक तो आपको पीडीएफ के रूप में मिल रहा है टेस्ट, और एक आपको क्यूज यानी ऐप में जाके आप एक से अधिक बार टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा 5000 एमसीक्यू प्रश्नों की एक बुकलेट मिलने वाली है आपके लिए इसी कोर्स में। इस कोर्स के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाके आपको लिखना होगा KIRADCLASSES, किराड क्लासेज लिखोगे, प्ले स्टोर पर आपको ये लोगो दिखाई देगा और किराड क्लासेज लिखा हुआ आएगा। आप उसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप कोर्स में जाओगे। कोर्स में जाने के बाद आप जो है इस इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम कोर्स को परचेज करोगे। वहां पर आपको व्यवस्थित, सुव्यवस्थित ढंग से 2 तारीख से हमने एक नया बैच जो शुरू किया है वो मिलेगा आपको। आप इस बैच के आधार पर पढ़ सकते हो, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सभी की सभी कंटेंट एक जगह आपको मिलने वाला है। छात्रों की विशेष मांग पर हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं इसलिए कि हर बार एग्जाम में जो है 80 से 85 अंक मेरिट जा रही है
और ये कितने में से जा रही है? 100 में से। और 100 में से 80 से 85 लाने के लिए आपको एक बेहतर कंटेंट के साथ पढ़ना होगा। एक अच्छे सुव्यवस्थित जो है तरीके से आपको पढ़ना होगा। सब कुछ हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इसलिए देर ना करें, जल्दी ही शीघ्र ही आप इस कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी जो है जारी रखें। आपको ये तो निश्चित है कि बीएड करना है, ये तो तय है। अगर आप मान के चलो कि क्या खरीदें, 599 का कोर्स है, इतने रुपए हैं, ये कोई ज्यादा नहीं है वैसे तो। लेकिन भाई देव अगर 1 या 2 नंबर कम पड़ गए और आपको 1 साल पीछे धकेल दिया उन 1 या 2 नंबरों ने, अगली साल जब एग्जाम दोगे तो आप न जाने कितनी भीड़ से आगे पीछे जा चुके होंगे। दूसरी बात, कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर वैकेंसी आ गई तो उससे आप रह जाओगे। इसलिए आप इन पैसों की तरफ ना देखें और कोर्स को परचेज करें जल्दी से और अपनी तैयारी जारी रखें। जो जितनी जल्दी कोर्स परचेज करेगा वो उतना ही आगे निकल जाएगा अपनी तैयारी में, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो भी तैयारी करना चाह रहा है रियलिटी में इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो देना चाह रहा है, वो इस कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी जो है जारी रखे। फिर भी आपको कोई समस्या आए तो आप संपर्क कर सकते हैं 9549070650 9549070650 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज मैं जो है प्रश्नों की श्रृंखला को देखता हूं। ये 2024 में जो एंट्रेंस एग्जाम लगा था उससे संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि शैक्षिक एवं सामान्य चेतना के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा शास्त्र यानी मेडिसिन से संबंध नहीं पूछा है, नहीं है? ऑप्शन ए कहता है सुश्रुत, ऑप्शन 2 कहता है चरक, ऑप्शन 3 कहता है धनवंतरी, ऑप्शन 4 कहता है भास्कराचार्य। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? 3 तो चिकित्सा शास्त्र से संबंध रखते हैं, एक नहीं रखता, वो कौन सा है जो नहीं रखता? उसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए उसका जो राइट आंसर है ना वो है भास्कराचार्य। और भास्कराचार्य जो है ना ये इससे संबंध नहीं रखते। भास्कराचार्य ये किससे रखते हैं? गणित से। किससे रखते हैं? गणित से। इसलिए इन भास्कराचार्य को गणितज्ञ कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन संख्या 4। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? 1 कहता है प्रार्थना सभा का, 2 कहता है आर्य समाज, 3 कहता है रामकृष्ण मिशन, 4 कहता है सत्य शोधक समाज। बताइए यानी पिछड़े वर्गों का उत्थान जो है कार्यक्रम चला गया था वो किन्होंने चलाया, वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4 सत्य शोधक समाज। और इस सत्य शोधक समाज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। प्रार्थना सभा की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी जो है विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन संख्या 4 सत्य शोधक समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? 1 झांसी, 2 जगदीशपुर, 3 चित्तौड़,
4 लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। ये जो है ना, ये चित्तौड़ नहीं था, ये चित्तौड़ पड़ता है राजस्थान में, जो कि ये रियासत कालीन रहा है। रियासत कालीन रहा, यानी राजा महाराज जो हैं यहाँ के चित्तौड़ के, उनकी ये राजधानी रहा है। झांसी की अगर मैं बात करूं तो झांसी में थी लक्ष्मीबाई, इन्होंने इसका नेतृत्व किया है झांसी का। झांसी के बाद में जगदीशपुर की अगर मैं बात करूं तो जो जगदीशपुर में जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। चित्तौड़ में 1857 जो विद्रोह प्रभावित नहीं था, जबकि 3 में रहा झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ। और झांसी में लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल। आगे मैं बात करूं, भारत में सबसे प्राचीन वंश निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 मौर्य, 2 चोल, 3 गुप्त, 4 पल्लव। इसका जो राइट आंसर होगा चौथे का वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ना वो है 1 मौर्य वंश सबसे प्राचीन वंश है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभाव देने हेतु कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्तिशाली बनाता है? अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभाव देने हेतु कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को शक्तिशाली बनाता है? 1 कहता है अनुच्छेद 249, 2 कहता है अनुच्छेद 250, 3 कहता है अनुच्छेद 252, 4 कहता है अनुच्छेद 253। देखिए 249 क्या कहता है? 249 कहता है कि राज्यसभा, यदि राज्यसभा जो है उस राज्यसभा में उपस्थित सदस्य या तो उपस्थित या फिर मत देने वाले जो सदस्य हैं, मत देने वाले सदस्य वो 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव करें और जो किसमें होना चाहिए? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में होना चाहिए तो संसद उस पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। 250 की अगर मैं बात करूं, जो 250 है, अगर किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में आपातकाल की स्थिति में वहां पर संसद जो है, सभी की सभी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? संसद के पास। 2 से 52 की अगर मैं बात करूं, 2 या 2 से अधिक राज्यों में सहमति की शक्ति किसके पास है? सहमति में अगर कोई कानून बनाना है तो उसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। और अनुच्छेद 253 कहता है कि समझौते को प्रभावित देने हेतु कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान का ये 253वां अनुच्छेद है जो संसद को क्या बनाता है?
शक्तिशाली बनाता है। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 4, अनुच्छेद 253। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस देश के संविधान से लिया है? छठवां प्रश्न कहता है कि किस देश के संविधान से इसको लिया गया है? इसका राइट आंसर बताना, 1 यूएसए, 2 कनाडा, 3 आयरलैंड, 4 यूके। देखो यूएसए संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उससे उन्होंने क्या लिया है? एक तो लिए हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यहां से लिए हैं, और भी कई चीजें लिए हैं। एक राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये भी यहीं से लिया है। इसके अलावा यहां से क्या लिया है कि एक तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, हटाने की प्रक्रिया भी यहीं से ली है। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा जो है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को किस देश के संविधान से? कनाडा से लिया है। ये चीज है, भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना, ये कनाडा से लिया है। आयरलैंड की अगर मैं बात करूं, जो आयरलैंड है यहां से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व यहां से लिए हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं तो यहां से ली है संसदीय प्रणाली, यहां से ली है संसदीय प्रणाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कनाडा, जो भारत के संविधान ने भारतीय संघ की योजना को यहां से लिया है। आगे मैं बात करूं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 11, 12, 13, 14, इसका तो सीधा आंसर है 12 अनुसूची है भारत के संविधान में, दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन किनके बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था? यानी एक कहता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, 2 कहता है विधायिका और कार्यपालिका, 3 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका, 4 कहता है केंद्र और राज्य। बताइए, सरकारी आयोग का जो गठन है वो किन के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए किया गया था? 8वां जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, केंद्र और राज्यों के बीच। अगला जो प्रश्न है वो ये, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 1 न्याय संगत, 2 गैर न्याय संगत, 3 अर्ध न्याय संगत, 4 एक मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, अर्ध न्याय संगत है, या फिर एक मौलिक अधिकार है? आपको 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये है गैर न्याय संगत, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, क्योंकि इनको जो है न्यायालय में, न्यायालय द्वारा क्या है, इनको नंबर 1 तो लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय द्वारा इनको क्या नहीं किया जा सकता? लागू नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता, बल्कि इनका जो उद्देश्य है न्यायपूर्ण और एक समतावादी समाज का निर्माण करना है। न्यायपूर्ण और एक समतावादी समाज का क्या करना है? निर्माण करना है। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन संख्या 2। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अध्यक्षता किसने की? 1 सैम पित्रोदा,
2 DS कोठारी, 3 अमर्त्य सेन, 4 अजीम प्रेमजी। ये 2024 में आए हुए प्रश्न हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमर्त्य सेन। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघ लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता संघ लीग, इसका गठन पूछा है। एक कहता रास बिहारी बोस, 2 कहता SM जोशी, 3 कहता है जयप्रकाश नारायण, 4 कहता अरुणा आसफ अली। किसके द्वारा किया गया था? 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस के द्वारा इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। दूसरा देखें, महात्मा गांधी ने सविनय अभिज्ञा आंदोलन के लिए प्रेरणा किससे प्राप्त की? 1 थूरो, 2 रस्किन, 3 कन्फ्यूशियस, 4 टॉलस्टॉय। इसका जो राइट आंसर होगा 12वें का वो आपको बताना है। 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है वो है थूरो 1। आगे देखते हैं। 13वां जो प्रश्न है, भारत में ABC योजना कब शुरू की गई थी? 2020, 2022, 2021, 2023। बताइए कब शुरू की गई थी? 13वां जो प्रश्न है ये शुरू की गई थी 2021 में। कब शुरू की गई थी? 2021 में। और ABC योजना होती क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये ABC योजना होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। भारत में बड़े पैमाने पर कॉफी की कौन सी किस्म उगाई जाती है? ओल्ड चिक्स, कुर्गू, अरेबिका या कैंटस। इसका 14वें का जो राइट आंसर है वो बताना है। वो होगा अरेबिका किस्म उगाई जाती है। 15वां प्रश्न देखें। भारत में किस पर्वत में सबसे पुरानी चट्टान है? हिमालय, अरावली, इंडो गंगा का मैदान या फिर शिवालिक। 15वें का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरावली। 16वां जो प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली, हिमालय माउंटेन सिस्टम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी, काला पर्वत या फिर अरावली। बताइए 16वें का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा वलित पर्वत, इसका राइट आंसर। 17वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा सबसे लंबा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध या फिर तुंगभद्रा। इस 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा बताइए 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वो होगा हीराकुंड बांध। ये जो है सबसे बड़ा बांध है। और हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। नदी का नाम है महानदी, उस पर यह बना हुआ है उड़ीसा में। अगला प्रश्न, MOOC मूक का पूर्ण रूप क्या है? मैसिव ऑफिस ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मॉडर्न ऑनलाइन ऑफिस कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑफलाइन कोर्सेज। इसका जो राइट आंसर होगा 18वें का वो होगा ऑप्शन 2, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगला जो प्रश्न है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि अधिगम को होना चाहिए अनुस्मरण, अनुभवात्मक, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या परीक्षानुमुख। यानी 19वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। और वो कौन सा होना चाहिए? अनुभवात्मक, यानी अनुभव के आधार पर वो होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से प्रस्तावित करती है। 20वां प्रश्न देखें।
सामान्य नमक कॉमन सॉल्ट समुद्री जल से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, निस्यंदन। बताइए निस्यंदन किसके द्वारा उसको किया जाता है? 20वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण के द्वारा उसको क्या किया जाता है? अलग। इक्कीसवां जो प्रश्न है वो ये है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक, अंटार्कटिका, प्रशांत या फिर हिंद महासागर? 21वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाना है? इसका जो राइट आंसर 50, 35, 26.3 या फिर 40। 22वां जो प्रश्न होगा इसका राइट आंसर है 50%। ऑप्शन 1 इसको माना गया है। अगला प्रश्न देखें, भारत में 10